आज हम लोग करेंगे बीपीएससी 101 कोड का यूनिट 6 फेमिनिस्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे विमेन ने अपने राइट्स के लिए अगेंस्ट में जो भी लॉज थे या जो लॉज नहीं बन रहे थे या उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे तो उसके लिए ये लोग फाइट करती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी। Feminist political theory analyzes the relationship between gender, power and politics. Feminist political theory एक ऐसा relationship है जो आपको बताता है कि जेंडर कैसे इन्फ्लुएंस करता है पावर एंड पॉलिटिक्स को। आप देखिएगा कि फीमेल का जो डोमिनेशन रहता है पॉलिटिक्स में वो एज़ कम्पेयर टू मैन कम रहता है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए जो फीमेल्स थी उन्होंने प्रोटेस्ट किया और अपने राइट्स के लिए वो खड़ी हुई। इट क्रिटिसाइजेज और इट क्रिटिक्स ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरीज ऑफ नेग्लेक्टिंग विमेन एक्सपीरियंसेस। तो फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो बोलता है और वो क्रिटिसाइज़ करता है कि विमेन की जो एक्सपीरियंस है उसको मैन जो है या सोसाइटी जो है वो नेग्लेक्ट करती है और उनको एज अ हाउस होल्ड कोर्स के लिए ही एक सुटेबल वर्क के लिए ही माना जाता है। फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी सीक्स टू प्रमोट जेंडर इक्विटी एंड जस्टिस। फेमिनिस्ट थ्योरी जो है वो प्रमोट क्या करता है, जो फीमेल है वो फाइट करती है किस चीज़ के लिए कि हमें इक्वल जस्टिस इक्वल राइट्स मिलना चाहिए जो मेन को राइट्स है। पहले क्या था, इट इज़ टॉक अबाउट जब विमेन को राइट नहीं था वोट का तब का ये बात है। तो फीमेल खड़ी होती हैं, वो प्रोटेस्ट करती हैं और बोलती हैं कि हमें जेंडर इक्वालिटी और जस्टिस चाहिए एज इक्वल टू एज मैन। इट रिकॉग्नाइजेज द इंटरसेक्शनलिटी ऑफ जेंडर विथ अदर सोशल कैटेगरीज। ये दूसरे सोशल कैटेगरीज से भी जेंडर जो कैसे बायस्ड है सोसाइटी में उसको भी रिकॉग्नाइज करती हैं। जैसे कि अगर विमेन का आप परसेंटेज देखिएगा स्कूल में जाने का एज़ कम्पेयर टू मैन, बॉयज़ कम है। या अगर आप सरकारी स्कूल में देखिएगा तो जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा जा रही हैं सरकारी स्कूल में, बट प्राइवेट स्कूल में लड़कियां कम जा रही हैं। तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि लड़कियों को तो भेज देते हैं वो सरकारी स्कूल में और बेटर एजुकेशन के लिए वो बॉयज़ को भेज रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। तो आप परसेंटेज ऑफ गर्ल्स जब सरकार डाटा निकालती है तो आप देखते हैं क्या है कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन गवर्नमेंट स्कूल इज़ मोर देन बॉयज़। तो ये रीज़न है। फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी चैलेंजेस पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर एंड नॉर्म्स। फेमिनिस्ट थ्योरी जो है वो चैलेंज करती है जो पेट्रियार्कल पितृसत्ता का जो सोच है सोसाइटी में कि जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं आपके घर के वो आप देखते हैं कि आपके फादर लेते हैं, आपकी मदर नहीं लेती हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और उनको रिस्पॉन्सिबल या उनसे पूछा भी नहीं जाता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दे आर नॉट इंटेलिजेंट। व्हेन वी डू डिफरेंस बिटवीन जेंडर विच इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड, सेक्स इज नेचुरल वेयरएज जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो जब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल तो फीमेल आर कंसिडर्ड सॉफ्ट एंड नॉट इंटेलिजेंट whereas male are considered strong and they are more intelligent। तो उनसे पूछा भी नहीं जाता है। ये सब चीज़ देखा गया फेमिनिज्म में और इसके लिए वो लोग खड़ी होती हैं। इट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ विमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो बोलता है कि हमें अपने अधिकार के लिए खड़ा होना पड़ेगा और हमें भी इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका दीजिए पॉलिटिक्स में। जब हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेदिक टाइम से पहले ऋग्वेदिक तक सभा समिति थी, सभा समिति में विमेन को अलाउ किया गया, बट उसके बाद जब लेटर ऋग्वेदिक आता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो पहले तो विमेन का पार्टिसिपेशन था बिफोर ऋग्वेदिक टाइम, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बट धीरे धीरे ये सोशली कंस्ट्रक्टेड था कि विमेन को एज ओनली कंसिडर किया गया कि आप हाउस होल्ड कोर्स के लिए ही रहिएगा और मेन जो है वो इंटेलिजेंट है, स्ट्रॉन्ग है और वो जो है वो काम करेंगे बाहर का, दे विल बी द ब्रेड अर्नर्स जो पैसा लाएंगे। तो ये क्या है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ऐसा माना जाता है कि मेन के पास जो है एक डिफरेंस दिया जाता है कि मेन विमेन में क्या डिफरेंस है। तो लोग कहते हैं बायोलॉजिकल डिफरेंस है, जो विमेन है वो बायोलॉजिकली वीकर हैं मेन से और मेन जो है वो बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो सोसाइटी जो है वो बोलती है, पूछती है क्यों, तो ऐसा आंसर दिया जाता है कि जो क्योंकि
फीमेल्स जो हैं वो नर्चर करती हैं, मीन्स बच्चा पैदा करती हैं, जिसके वजह से फीमेल्स जो हैं वो वीकर है मेन से। बट क्या ऐसा रियली है? तो कुछ फेमिनिस्ट फिलोसोफर या स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं या बोलती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि महिलाएं जो हैं वो नर्चर करती हैं, बच्चा पैदा करती हैं, इसीलिए वो वीकर है एज मैन। वो और स्ट्रॉन्गर हैं क्योंकि ये मैन नहीं कर सकते हैं। दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू डू दिस। फिर सेकंड क्रिटिक लिया जाता है, सेकंड बात जो कहा जाता है फीमेल के बारे में कि फीमेल जो है वो लेस पावरफुल है इन मस्क्यूलैनिटी, मस्क्यूलर पावर उनके पास कम है मेल से। तो क्या ये सही है? तो ऐसा तो आप कह नहीं सकते एज अ होल, क्योंकि बहुत सारे मेन जो हैं वो आप देखिएगा कि इतने वीक रहते हैं कि आप अच्छी अच्छी महिलाएं जो रहती हैं एक थप्पड़ मार देंगी तो आप घूम जाइएगा, है कि नहीं? तो ये एक्सेप्शनल केसेस होता है, दोनों तरफ है, मेल में भी फीमेल में भी, कि हर पुरुष जो है वो मस्क्युलरली स्ट्रॉन्ग नहीं है और हर फीमेल भी नहीं है। बट ये आप एक डिफरेंस नहीं ले सकते हैं कि फीमेल जो है वो अकॉर्डिंग टू मस्क्युलैनिटी वो वीकर है या बिकॉज दे नर्चर दे आर वीकर, दे आर मोर स्ट्रॉन्गर बिकॉज दे नर्चर। It seeks to redefine traditional notion of citizenship and democracy. तो फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो बोलता है कि जो सिटीजनशिप और डेमोक्रेसी का ट्रेडिशनल नोशन है उसको रीडिफाइन करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी इन्फॉर्म्स पॉलिसी एंड एक्टिविज्म। तो फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो है वो बोलते हैं कि एक पॉलिसी, आपको पॉलिसी में रिफॉर्म लाना पड़ेगा कि फीमेल्स को कैसे आगे बढ़ाना है। आपको एक्टिविज्म मीन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा विमेन को अपलिफ्ट करने के लिए सोसाइटी में। इट कंटिन्यूज टू इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग सोशल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। एग्जाम्पल, द वर्क ऑफ मैरी वुllstonecraft. She is called as the mother of feminism, and Simon D. Beauvoir are the foundation of feminist political theories. First wave of feminist political theory. तो फर्स्ट हम लोग 4 वेव्स पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी का, फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी का। फर्स्ट वेव जो है ना वो मेनली फोकस करता था एडल्ट सफरेज पे। एडल्ट आपको पूछा जाएगा कि फर्स्ट फेमिनिस्ट किस पे मेनली फोकस था, एंड एमसीक्यू में रहेगा तो एडल्ट सफरेज रहेगा, मीन्स वोटिंग राइट्स। तो वो मेनली वोटिंग राइट्स पे ही फोकस किया है। इट फोकस्ड ऑन सफरेज एंड प्रॉपर्टी राइट्स फॉर विमेन। सफरेज मीन्स वोटिंग राइट, तो ये मेनली फोकस करता था कि विमेन को उनका वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए और प्रॉपर्टी राइट्स भी होने चाहिए विमेन के। प्रॉपर्टी राइट्स आप अब जाके देखते हैं कि लॉज बना है कि फीमेल चाइल्ड विल ऑल्सो हैव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन वेल्थ ऑफ देयर फादर और मदर। पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिटवीन सन एंड द डॉटर। Emphasizes equal access to education and employment, challenging the patriarchal norms and laws, and highlights women moral superiority. ये बोलता है कि एजुकेशन में फर्स्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट में बोला जाता है कि हमें भी इक्वल एजुकेशनल राइट्स मिलना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। पेट्रियार्कल नॉर्म्स जो है उसको चैलेंज करता है, पितृसत्ता सोच को, और मॉरल सुपीरियॉरिटी के बारे में भी हाईलाइटिंग करता है। Advocates for temperance and social reform, influenced by liberal and socialist ideology. ये liberal और socialist ideology से काफ़ी influence है। Key figures include Elizabeth Cady Stanton and Susan B. Anthony, resulted in the 19th Amendment US granting women suffrage. तो 19th Amendment जो हुआ था US में, क्योंकि फर्स्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट मेनली सफरेज पे ही फोकस्ड है, तो इस मूवमेंट के बाद हम लोग देखते हैं कि 19th अमेंडमेंट होता है यूएस में और विमेन को राइट मिलता है कि ठीक है, नाउ यू कैन वोट एंड यू विल हैव इक्वल पार्टिसिपेशन इन द वोट। पेव द वे फॉर सब्सिक्वेंट फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि द ओनली प्लेस जहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है ऑन द बेसिस आप रिच हैं, आप पुअर हैं, आप मेल है या फीमेल है, ये कहाँ होता है? या आपको कहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है उस जगह पे। ये होता है वोट में। आप जब वोट देने जाते हैं तो आप रिच हैं या पुअर हैं, आपका एक ही वोट काउंट होगा। आप मेल हैं या आप फीमेल, आपका एक ही वोट काउंट होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसीलिए कहा जाता है दैट एवरीवन शुड वोट। डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शंस।
सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म हम लोग देखते हैं, और फर्स्ट वेव में सेनेन फॉल्स कन्वेंशन लॉन्च द मूवमेंट सफरेज मूवमेंट, इन्होंने लॉन्च किया था वुमेन सफरेज मूवमेंट। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म थ्योरी जो है वो 1960 से 1980s तक चलता है, और ये जो डेट्स है आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, और ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, सो यू हैव टू लर्न दिस बाय हार्ट। It focuses on the social economic equality and challenges the patriarchal norms and institutions. ये मेनली आप सोशल इकोनॉमिकल इक्वालिटी पे फोकस करने लगता है कि सोसाइटी में विमेन का राइट्स जो है वो इक्वल ही होना चाहिए एज कंपेयर टू मैन। ये बोलता है सेकेंड फेमिनिस्ट मूवमेंट कि विमेन केवल रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड बॉडली ऑटोनॉमी, विमेन जो है उनको केवल रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए देखा जाता है या बॉडली ऑटोनॉमी के लिए देखा जाता है, ये गलत है। दे कैन ऑल्सो बी द ब्रेड अर्नर्स। इट हाईलाइट्स पर्सनल एज पॉलिटिकल। सेकेंड फेमिनिस्ट मूवमेंट में ही पर्सनल एज पॉलिटिकल का हाईलाइट हम लोगों को देखने को मिलता है। Advocate for equal pay and employment opportunities, influenced by radical socialist and liberal feminism. इसके की फिगर्स आपको बेटी फ्रिडन एंड ग्लोरिया एंड ज़ालुडा थे। Resulted in landmark legislation, example title 7 Roe v. Wade, fostered awareness of domestic violence and sexual harassment and paved the way for third wave of intersectional feminism. इसके वजह से हम लोग देखते हैं कि फिर थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म भी आता है। द पब्लिकेशन ऑफ पेटी फ्रीडन्स द फेमिनिस्ट मिस्टिकी स्पार्क द वाइड स्प्रेड डिबेट। लिबरल फेमिनिज्म। अब थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म से पढ़ने से पहले हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म के बारे में अभी ऊपर देखें, लिबरल फेमिनिज्म, सोशल फेमिनिज्म, तो ये सब क्या था ये हम लोग अब देखेंगे। तो लिबरल फेमिनिज्म जो था ये एम्फसाइज्ड ऑन इंडिविजुअल राइट्स एंड इक्वालिटी एंड सीक्स इक्वल एजुकेशन, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये एम्फसाइज करता है कि विमेन और मैन को इक्वल राइट्स होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, और एजुकेशन इक्वली मिलना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। एडवोकेट्स फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स, ये बोलता है कि विमेन का जो राइट है रिप्रोडक्टिव राइट तो वो तो है ही, और उन्हें इकोनॉमिकली भी राइट्स मिलना चाहिए ताकि दे बिकम द ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली। चैलेंजेस द पेट्रियार्कल नॉर्म्स एंड लॉज एंड सपोर्ट्स द इंक्रीमेंटल रिफॉर्म ओरिएंटेड चैलेंजेस एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइटेंट लिबरलिज्म। की फिगर्स आर द मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि लिबरल फेमिनिज्म कौन थे, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट थी कि नहीं थी, तो ये थी जॉन स्टुअर्ट मिल। क्रिटिक फॉर नेग्लेक्टिंग सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी जो था सिस्टमेटिक उस पर फोकस नहीं करता है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, और ये इंडिविजुअल एम्पावरमेंट पे ज़्यादा फोकस करता है। कंटिन्यूज टू शेप फेमिनिस्ट पॉलिसी एंड एक्टिविज्म। द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन NOW embodies लिबरल फेमिनिस्ट प्रिंसिपल। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म का तो थ्योरी था आप जानते हैं ऑन इकोनॉमिक्स, तो इट एनालाइजेस जेंडर ऑपरेशन थ्रू मार्क्सिस्ट लेंस। इट सीक्स टू अबॉलिश कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की एंड एम्फसाइजेस कलेक्टिव ओनरशिप एंड कंट्रोल। ये पेट्रियार्की जो पितृसत्ता सोच है, कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की सोच, इसको अबॉलिश करने के लिए बोलता है, और बोलता है कि विमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको लेबर मूवमेंट जो चल रहा था उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है और उनको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। चैलेंजेस डिवीजन ऑफ लेबर एंड डोमेस्टिक वर्क, ये बोलते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी बोलता है कि आप लेबर और डोमेस्टिक वर्क में आप डिवीजन नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेन एंड वुमेन। Influenced by Marxist theory and socialist movement, figures are Alexander Kollontai and Rosa Luxemburg criticizes for neglecting differences and diversity। difference and diversity को neglect करता है, इसलिए इसको criticize भी किया गया, और ये mainly focus करता है economic transformation के कि women कैसे economically strong हो सकती हैं, and continues to inform feminist debate as a labor and capitalism। Example, the Communist Manifesto of 1848 influenced by Marxist feminist thoughts। सोशलिस्ट फेमिनिज्म क्या होता है? सोशलिस्ट फेमिनिज्म जो है ये दोनों का कॉम्बाइन है, मार्क्सिस्ट और रेडिकल फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव का। ये फोकस करता है कि सोसाइटी को कैसे ट्रांसफॉर्म करना चाहिए इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर में। एम्फसाइज करता है कलेक्टिव एक्शन एंड सॉलिडारिटी पे कि ये केवल विमेन का ही इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, ये मेन का भी रोल है कि वो भी पार्टिसिपेट करे फीमेल मूवमेंट में,
फेमिनिस्ट मूवमेंट में, क्योंकि जब मेन का पार्टिसिपेशन रहेगा फेमिनिस्ट मूवमेंट में तो ये मूवमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. इट एडवोकेट्स फॉर वुमेन पार्टिसिपेशन इन रिवोल्यूटरी मूवमेंट, और ये बोलता है मूवमेंट कि विमेन का पार्टिसिपेशन रिवोल्यूटरी मूवमेंट जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. इट चैलेंजेस पेट्रियार्कल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिस्ट एनार्किस्ट थॉट. ये बहुत इन्फ्लुएंस था सोशलिस्ट एनार्किस्ट थॉट. एनार्किस्ट क्या होते हैं? जो स्टेटलेस सोसाइटी पे बिलीव करते हैं कि स्टेट होना ही नहीं चाहिए, जो है सब अपने से रूल करेगा और लोग अपने आप से रूल्स बनाएंगे, सोसाइटी खुद डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. की फिगर इंक्लूड्स इमाम गोल्डमैन एंड Angela Davis, criticized for neglecting cultural and identity politics. It focuses on building alternative institutions and continues to shape feminist activism and policy. Example आप देख लीजिए. Socialist Feminism magazine monthly review has been published since 1949. Radical feminism क्या होता है? Radical feminism जो है ना, ये चैलेंज करता है patriarchal norms and institution को. ये फोकस करता है कि विमेन एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव. ये बोलता है कि विमेन का भी एक्सपीरियंस है और उनके पर्सपेक्टिव को भी आपको लेना चाहिए. ये बोलता है कि जो ऑपरेसिव सिस्टम है, सोसाइटल सिस्टम है, उसको अबॉलिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सेपरेटिज्म एंड सेल्फ सफिशिएंसी पे ये फोकस करता है कि विमेन को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, अपने आप इंडिपेंडेंट होना चाहिए. इट इन्फ्लुएंस्ड बाय फेमिनिस्ट एंड एनार्किस्ट थॉट. ये भी दोनों पे काफ़ी फोकस करता है और इसके की फिगर्स आपको मिल जाएंगे. स्लोमिथ फायरस्टोन एंड एंड्रिया Dworkin, criticized for neglecting differences and diversity, and focuses on comforting male dominance and continues to inform feminist debate on violence. Shape feminist activism and policy. An example आपको मिल जाएगा. Radical feminist group Women International Conspiracy for Health, WITCH, formed in 1968. Ecological feminism क्या होता है? ये फोकस करता है ह्यूमन और नेचर. इकोलॉजी मीन्स इन्वायरमेंट. ये चैलेंज करता है पेट्रियार्कल और कैपिटलिस्ट सोसाइटी को कि कैसे पितृसत्ता सोच कैपिटलिस्ट सिस्टम में भी डोमिनेंट है. emphasizes on sustainability and economic justice, advocates for environment protection, and influenced by feminist and ecological thoughts. तो ऐसा मानना है कि मैन जो हैं वो लेस सेंसिटिव होते हैं, फीमेल मोर सेंसिटिव होती है. तो अगर फीमेल का पार्टिसिपेशन सोसाइटी में ज़्यादा रहेगा तो इन्वायरमेंट, क्योंकि फीमेल्स को आप देखिएगा कि वो ज़्यादा इन्वायरमेंट से अटैच रहती हैं, तो वो ज़्यादा केयर करेंगी इन्वायरमेंट का, इकोलॉजिकल फैक्टर्स पे वो ज़्यादा फोकस करेंगी. की फिगर इंक्लूड्स द रोजमैरी, रैडफोर्ड, रूदर एंड वांटन शिवा. क्रिटिसाइजेस फॉर नेग्लेक्टिंग ह्यूमन राइट्स. ये क्रिटिसाइज थ्योरी किया गया कि इसमें ह्यूमन राइट्स को नेग्लेक्ट किया गया और इकोलॉजिकल इको इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस किया. इट फोकसेस ऑन प्रमोटिंग इको फेमिनिस्ट प्रैक्टिसेस एंड कंटिन्यूज टू इन्फॉर्म फेमिनिस्ट डिबेट ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड शेप्स इन्वायरमेंट पॉलिसी एंड एक्टिविज्म. एग्जाम्पल, इकोनॉमिक फेमिनिस्ट जर्नल इकोलॉजिकल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव हैज़ बीन पब्लिश्ड सिंस 1992. थर्ड वेव ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी 1990s एंड प्रेजेंट. थर्ड वेव जो था ना वो डाइवर्सिटी और इंटरसेक्शनैलिटी एंड ग्लोबैलिटी पे ज़्यादा फोकस करता है. जैसे कि फर्स्ट आपका अडल्ट सफ्रेज पे था, सेकंड आपका फोकस किया था कि इकोनॉमिक राइट्स मिलना चाहिए विमेन को भी, कि वो पार्टिसिपेट कर पाए. ये फोकस करता है यूनिवर्सलिज्म और एसेंशियलिज्म पे. It seeks to redefine feminist theory and practice, advocates for inclusive translation feminism, and influenced by postmodern, post-colonial and queer thoughts. ये आया था आपका post-colonial पीरियड के बाद, मीन्स colonial रूल जो ब्रिटिश का रूल था उसके बाद आप देखते हैं कि ये feminist movement आता है, बिकॉज इट कम्स इन 1990s. तो ये मेनली फोकस कर रहा था यूनिवर्सलिज्म या एसेंशियलिज्म पे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है. की फिगर्स इंक्लूड जूडिथ ब्यूटलर एंड बेल हुल्ट. क्रिटिसाइजेस फॉर नेग्लेक्टिंग मटीरियल इनइक्वालिटी एंड फोकसेस ऑन कल्चर, पॉलिटिक्स एंड रिप्रेजेंटेशन. ये फोकस करता है कि विमेन का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में होना चाहिए क्योंकि कॉलोनियल रूल ख़त्म हो गया था. तो अब विमेन के पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स पे बात होने लगी, क्योंकि अब तो उनको राइट मिल गया था वोटिंग. तो अब तो नेक्स्ट डिमांड होगा. It continues to inform feminist debate on identity and shapes contemporary feminist activism and policy. The third wave of feminism magazine, which has been published since 1996. Culture feminism क्या होता है? Culture feminism जो है ये emphasize करता है women culture production and expression पे. ये challenge करता है patriarchal norm and representation को, क्योंकि women का representation जो है वो कम आपको देखने को मिलता है.
सीक्स टू प्रमोट फेमिनिस्ट आर्ट एंड मीडिया एंड एडवोकेट्स फॉर विमेन कल्चर एम्पावरमेंट। विमेन का जो कल्चरल में पार्टिसिपेशन था उस समय वो काफ़ी कम था, तो ये फोकस करता है कि विमेन को भी कल्चर एम्पावरमेंट मिलना चाहिए। आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स में विमेन का पहले जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत कम था, अब आप देखते हैं कि विमेन आर participating and they are winning goals for the country. Influenced by feminist and cultural studies, key figures are the Carlo Gilligan and Nancy Chodrow, criticized for neglecting material inequality and focuses on feminist identity and community. Shapes feminist art and activism. ये एग्जाम्पल है। ब्लैक फेमिनिज्म क्या होता है? ये मेनली फोकस किया था वाइट्स और ब्लैक्स पे, जो आपको अमेरिका में रेसिज्म देखने को मिलता है। इट एनालाइजेस इंटरसेक्शन ऑफ रेसिज्म एंड सेक्सिज्म। वाइट विमेन और ब्लैक विमेन के बीच में जो डिफरेंस होता था सोसाइटी में, उस पर ये मेनली फोकस करता है। ये चैलेंज करता है वाइट मिडिल क्लास फेमिनिस्ट नॉर्म्स को। ब्लैक विमेन एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव, कि ब्लैक विमेन को क्या क्या एक्सपीरियंस करना पड़ता है, क्योंकि जब वो जॉब लेने जाती है तो उनको लेस प्रेफर किया जाता है एज द वन हु आर वाइट। आप देखते हैं कि एक फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ था, इट इज़ वेरी करंट, फेयर एंड लवली का। वो पहले फेयर एंड लवली था, उसको कहते थे हम लोग, बट उसका नाम क्योंकि लोगों ने रिवोल्ट किया और कुछ अफ्रीकन जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने रिवोल्ट किया, और फिर ये बात जो था वो रखा गया इंटरनेशनल फोरम्स पे, और फिर उसका नाम जो है वो ग्लो एंड लवली किया गया है। तो ऐसे ही फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं। हैशटैग मूवमेंट आपको देखने को मिलता है फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म में, हैशटैग मी टू मूवमेंट, तो ये सब काफ़ी चर्चित रहा। एडवोकेट्स फॉर इंक्लूसिव intersectional feminism influenced by black feminists and civil thoughts. Key figures includes the Sojourn Truth and Adair Lodge, criticized for neglecting interior differences and promote black feminist solidarity. तो ये फोकस करता है कि black females जो हैं उन पर ज़्यादा solidarity होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा है तो वुमेन का पार्टिसिपेशन तो हो रहा है, बट वाइट फीमेल्स को दिया जा रहा है, बट ब्लैक्स जो है उनको एकदम नेग्लेक्ट किया जा रहा है सोसाइटी में। शेप्स कंटेम्प्रेरी ब्लैक फेमिनिस्ट एक्टिविज्म। ब्लैक फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, फॉर्म्ड इन 1973, NDFO। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जो है वो चैलेंज करता है, मॉडर्न मीन्स कंटेम्प्रेरी टाइम, तो वो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी जो है उसको चैलेंज करता है और बोलता है कि विमेन जो है वो केवल घर में रहने के लिए, हाउस होल्ड वर्क्स के लिए नहीं है, दे आर ऑल्सो मेड फॉर इकोनॉमिक वर्क्स। Seeks to subvert patriarchal norms and languages and advocates for queer and trans inclusive feminism. Influenced by postmodern and post-structuralist thought, key figures are Judith Butler and Donna Haraway. ये दोनों जो हैं ये स्कॉलर्स हैं, और ये क्रिटिसाइज फिर इसमें भी मटेरियल इनइक्वालिटी को नहीं किया गया है फोकस। कल्चर, पॉलिटिक्स एंड रिप्रेजेंटेशन जो है इस पर यहाँ पर फोकस किया जाता है कि वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में या रिप्रेजेंटेशन है वो होना चाहिए पोस्ट मॉडर्न में। Informs feminist debate and identity and shapes contemporary queer and trans activism. Feminist political theory in international politics. International politics में feminist कितने important हैं? तो feminist international relation criticizes traditional security and आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जब आप IR पढ़ते हैं international relations तो फीमेल स्कॉलर्स आप बहुत कम देखते हैं, फीमेल बहुत कम है उसमें, क्योंकि they were said that they are less capable of analyzing the international relations. But क्या ऐसा है सही में? अगर ऐसा माना जाता है कि females are softer, they are softer and it's good to be soft, अच्छी बात है सॉफ्ट होना, एंगर ऐसा माना जाता है कि मेल आर एंगर मोर और फीमेल्स जो हैं वो सॉफ्ट होती हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि फीमेल सॉफ्ट होती हैं। आप एंगर में हैं तो जो शांत है वो ज़्यादा अच्छे से रूल कर सकता है। अगर फीमेल्स आप रख दीजिएगा यूक्रेन या वर्ल्ड जहाँ पर अभी वॉर्स हो रहे हैं वहाँ पर अगर फीमेल रहती तो वो हो सकता है कि इसको और अच्छे तरीके से हैंडल कर पाती, तरीके से जो मेल नहीं कर सकते हैं। इट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर एनालिसिस एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स. इट challenges patriarchal norms and institution in international relation, and it analyzes the intersectionality of gender with other social categories. ये एनालाइज करता है कि कैसे जेंडर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंटरसेक्शनैलिटी में
सोशल कैटेगरीज में फीमेल को ऐसा माना जाता है कि दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन और दे डोंट हैव नॉलेज। तो आप देखते हैं और ऐसा होता भी है कि जो आप देखिएगा कि व्हेन मेल गेट अप, योर फादर, योर यू टेक योर भैया, वो पापा हो गए, तो वो लोग जब उठते हैं सुबह में तो वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बट आपकी माँ जब उठती हैं या आपके फैमिली में कोई महिला है वो उठती हैं तो वो न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल्स पे फोकस नहीं करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव विजडम, आपके पास नॉलेज हो। तो उन्हें लगता है कि वी आर मोर इंटेलिजेंट, हमें तो सब चीज़ का ज्ञान है, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड ओनली। आपने शुरू से उनको वो चीज़ नहीं दिया या वो इन्वायरमेंट नहीं मिला जिसके वजह से वो इस चीज़ को आगे फॉलो नहीं कर रही हैं। हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड विमेन लाइव्स। आप जब एमए में जाइएगा तो पॉलिटिकल साइंस में आपको मिलेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आईआर, कौन सा पेपर आपको लेना है। तो आप देखिएगा कि आईआर इंटरनेशनल रिलेशन में विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम रहता है, वो बहुत कम लेती हैं इंटरनेशनल रिलेशन, बिकॉज दे डोंट टेक इट एज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। बट क्या ऐसा सही में है? इंटरनेशनल रिलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आपको लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ गोइंग अराउंड योर वर्ल्ड, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो व्हाट इज़ गोइंग अराउंड योर वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड. Advocates for women participation in international decision making. Criticizes masculine bias in international relation theory and seeks to promote feminist foreign policy and diplomacy, informing policy activism on global women rights. ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। United Nations Convention on Elimination of All Form Discrimination Against Women, CEDAW, embodies feminist international relation principle. फिर एग्जाम्पल हो गया फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन का एक और, विमेन पीस मूवमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन कमीशन स्टेटस ऑफ विमेन 1946 में, बेजिंग डिक्लेरेशन प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995, feminist foreign policy initiative by countries like Sweden and Canada. लेट्स सम अप। फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो क्रिटिसाइज करता है ट्रेडिशनल नोशन को, और विमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो इक्वली होना चाहिए पॉलिटिक्स एंड पावर में। एम्फेसाइज करता है जेंडर एनालिसिस करता है और सोशल रिलेशंस के बारे में बताता है, पितृसत्ता सोच के बारे में बताता है, और रिकॉग्नाइज करता है कि कैसे जेंडर को रिकॉग्नाइज किया जाता है एक सोशल कैटेगरी में। फोकस करता है कि विमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस में और एम्पावर करना चाहिए। इट प्रमोट सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, इन्फॉर्मिंग पॉलिसी एक्टिविज्म ऑन विमेन राइट्स एंड कंटिन्यूज टू इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग सोशल पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, इंटरसेक्ट्स विद अदर सोशल मूवमेंट एंड थ्योरीज एंड प्रोवाइड क्रिटिकल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स। की टेक अवेज है जो हम लोग पूरे लेक्चर्स में देखे हैं वो आप एक बार देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पॉज करके वीडियो को देख लीजिए। So we are done with this unit. The next lecture में हम लोग next unit cover करेंगे. Thank you everyone. Please like, share and subscribe my channel.